हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। जो रेफरेंस बुक है वो लूसेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का जो विकास का संक्षिप्त इतिहास देखते हैं। तो देखो, जो प्लासी का युद्ध है 1757 के प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के ये युद्ध के बाद ही जब अंग्रेज़ों ने इसको जीता तो उनका बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन में सिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने ने अंग्रेज़ों ने समय समय पर कुछ एक्ट पारित किए, जिसको हम क्रमशः देखते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, ये एक्ट ना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला एक्ट था। तो समझो, यहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम है। तो इसको ध्यान में रखना। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उठाया गया पहला कदम कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद में इसको पारित किया गया, इसीलिए वहाँ से इसको मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, है ना। अब चलते हैं, विशेषता देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत पहले बनने वाले प्रथम जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है ना। देखो, ध्यान रखो, जब गवर्नर जनरल बना और इसके अधीन मद्रास और मुंबई को रख दिया गया, तो क्या हुआ? तो ये केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के प्रयोग संयुक्त रूप से करते थे। यहाँ पर ध्यान रखना, जो गवर्नर जनरल था प्लस उसके 4 सदस्य परिषद के थे, जो क्या शासन करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में, याद रखना, 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य सदस्य थे। जो उसमें मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और जो 3 सदस्य थे वो थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। इसको HCL से याद करो, HCL। HCL से H से हो गया हाइड, C से हो गया चैम्बर्स और L से हो गया लिमेस्टर, है ना। अब देखते हैं, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित किया गया। देखो, उस समय भी क्या था, जो कंपनी के लोग थे उन लोग भ्रष्टाचार में लुप्त थे, तो इसके तहत उनको निजी व्यापार करने और उपहार और रिश्वत लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। देखो, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, अब उसको जो ब्रिटेन की सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसको कुछ मामलों के बारे में जानकारी देना था। वो मामले कौन कौन से थे? राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले। ठीक है। अब देखते हैं अपन एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये देखो, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। तो इसमें एक ही प्रावधान याद रखना कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। अब देखते हैं हम 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम पिट्स क्यों है? क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पिट्स थे। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का आरंभ किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। यहाँ पर ध्यान रखना, पिट्स इंडिया एक्ट से ही क्या हुआ? दोहरी शासन पद्धति, है ना। दोहरी शासन कैसे? देखो, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनियों की व्यापारिक मामलों को देखता था, है ना, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी का राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को देखता था। ठीक। तो यहाँ पर कह सकते हैं कंपनी के लिए सर्वप्रथम जो दोहरी शासन आई वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से आई। अब अपन देखते हैं 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम।
इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारी के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। देखो 1784 में किसका बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रावधान किया गया और 1793 में ये प्रावधान किया गया कि इनके जो वेतन हैं वो भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। अब देखते हैं अपन 1813 का 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ये थी, है ना, कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जो कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया और सिर्फ चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त किया गया। देखो, जो पहले क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, वो भारत के साथ, सिर्फ भारत के साथ वो व्यापार करती थी, ठीक। लेकिन जो 1813 के एक्ट के तहत ये कहा गया कि अब कंपनी का एकाधिकार सिर्फ चाय और चीन के साथ है और बाकी व्यापार बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो हम यहीं से कह सकते हैं कि यहाँ पर मुक्त व्यापार की नीति हमको देखने को मिलती है। देखो, अब देखते हैं, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार करना खोल दिया गया, जो अपन अभी समझे, इसी को कहते हैं मुक्त व्यापार, ठीक। मुक्त व्यापार की नीति। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा दी गई। तो देखो, अब जब पादरी आएंगे तो अपने धर्म का प्रचार करेंगे, है ना। तो जो ईसाई धार्मिक प्रचार की नीति कब से आई, तो ये आई 1813 से। अब देखते हैं अपन 1833 का अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त, जो पहले चीन और चाय का व्यापार कंपनी करती थी, अब वो नहीं करेगी, अब वो भी नहीं करेगी, पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना। देखो, कंपनी शुरुआत में व्यापार करती थी, ठीक। फिर प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद क्या की, कंपनी व्यापार प्लस शासन करना शुरू की। लेकिन यहाँ पर समझो, जो 1833 का एक्ट है, इसके बाद कंपनी पूर्णतः सिर्फ शासन करने लगी, है ना, पूर्णतः सिर्फ शासन करने लगी। अब वह व्यापार बहुत कम नगण्य रूप में करती थी, अब उसको शासन, देखो लिखा है इसमें, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। तो अब वो व्यापार, जब कंपनी बनी थी तो व्यापार के उद्देश्य से बनी थी, लेकिन 1833 के बाद उसका लक्ष्य हो गया शासन करना। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब ध्यान रखना, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको 1833 के अधिनियम के बाद भारत का गवर्नर जनरल कहना जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। जो विधि सदस्य था वो 1833 के अधिनियम के तहत शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने वालों के किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। चलो, यहाँ पर आप लोग के लिए होमवर्क है कि जो ये धारा 87 में कहा गया है, ये वर्तमान में संविधान के किस अधिनियम में है, ठीक है। अब देखते हैं, जो 1833 का अधिनियम था, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। अगर पूछेगा कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश में बजट बनाने का अधिकार कब दिया गया, तो ये 1833 के अधिनियम के तहत। भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया तथा देखो, जब मैकाले आए विधि सदस्य के रूप में, तो फिर उन्होंने क्या किया, भारतीय कानून का वर्गीकरण, जैसे CRPC, IPC के तहत वर्गीकरण किया, है ना। और 1834 में मैकाले आयोग की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ, ठीक है। अब अपन देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता जो है, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में
नामजदगी के सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। पहले क्या होता था कि कंपनी में सोर्स और सिफारिश के हिसाब से नियुक्ति होती थी, लेकिन अब क्या किया गया 1853 से कि यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होगा। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। देखो पहले जो गवर्नर जनरल था, है ना, वही विधायी काम करता था, वही प्रशासनिक, तो सब मिक्स था। लेकिन जो इसकी परिषद थी, अब क्या किया, इसमें कुछ विधायी कार्य और कुछ कार्यपालिकी कार्य दोनों को बांट दिया गया, है ना, प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्यों को। और इसी के तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें हम विधान पार्षद कहते हैं। देखो जब विधायी कार्यों को अलग हो किया गया तो 6 नए परिषद में सदस्य जोड़े गए, जिसको हम क्या कहते थे, विधान पार्षद। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अपन कल देखेंगे 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम और उसके आगे का। चलो ठीक है, धन्यवाद।